हेलो, मेरा नाम डॉक्टर भैरवी जोशी है और मैं कंसल्टिंग होम्योपैथ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस नागपुर में अभी 19 साल, इनफैक्ट 2001 से मैंने शुरू किया है नागपुर में। मेरी जर्नी यूजुअली होम्योपैथी से शुरू हुई। होम्योपैथी में शुरू करते करते बाद में मैंने कॉस्मेटोलॉजी ऐड ऑन किया और उसके बाद पेशेंट की ज़रूरत देखते हुए पीएलआर एंड हीलिंग सेशंस भी शामिल किए गए हैं। सो यहाँ ट्रिनिटी इज़ ए वन स्टॉप सोल्यूशन। एक ही जगह पे बहुत सारी थेरापीज और सॉल्यूशंस फिज़िकल, मेंटल और डिसीज़ एलिमेंट के लिए आपको मिल जाएंगे। मैम, जैसे आपने बताया कि आप होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है, तो मतलब दोनों एक पेशेंट के लिए कितने तरीके से हेल्पफुल है, इस बारे में बताइए। फंडामेंटली समझिए, होम्योपैथी ऐसा फील्ड है जिसमें सर से पांव तक के सारे डिसीजेस का सल्यूशन और ट्रीटमेंट है। इट इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ लाइक माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। आपको पेशेंट का मन समझना है, उसकी तासीर समझनी है, उसकी फिजिकल एलिमेंट समझने हैं, उसकी पैथोलॉजी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ों का समन्वय करके जो मेडिसिन निकलती है वो परमानेंटली पेशेंट को दायरे में से निकाल देती है। और ये करते करते जब भी आगे मेरी जर्नी प्रैक्टिस में चली, तभी मैंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हेयर का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें पेशेंट जब भी लेके आते हैं तभी सिर्फ दवाई से कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 60% रिजल्ट मिल रहा है, 70-80%। तो लगा कि इसमें टेक्नोलॉजी डालनी चाहिए। यूजुअली आप एलोपैथी में देखो तो उनके पास टेक्नोलॉजी के साथ दवाई है, इसीलिए उनका 100% रिजल्ट रहता है। सो बीइंग होम्योपैथ मैंने भी ये सोचा कि क्यों इसमें कॉस्मेटोलॉजी ऐड ऑन ना किए जाए, और उसके चलते मैंने उसका एजुकेशन लिया और फिर कॉस्मेटोलॉजी में स्किन, हेयर एंड लेज़र, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाली। सो विथ होम्योपैथी मेडिसिन और टेक्नोलॉजी आप 3 डायमेंशनली पेशेंट पे वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्ने है या हेयर फॉलिंग है, आपने इंटरनली ओरली मेडिसिन दिया, आपने एप्लीकेशन दिया और आपने मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट दी, तो वो पेशेंट को आप 100% गारंटेड रिजल्ट बोल सकते हो, आप एक टाइम ड्यूरेशन बोल सकते हो। सो जो ऊपरी चीज़ें हैं, कॉस्मेटोलॉजी में यूजुअली स्किन और हेयर ही रहती है, शरीर की ऊपरी चीज़ें हैं, उसमें प्रोसीजर ट्रीटमेंट बहुत महत्व की हो जाती है। पर अगर होम्योपैथी बोलूँ जिसमें सिर्फ डिसीज़ है, जैसे पाइल्स है, फिशर है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, वो शरीर की अंदर की चीज़ है, तो उसमें सिर्फ मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है और लाभदायक रहती है। और इनफैक्ट होम्योपैथी से उसको परमानेंटली निकाल सकते हो, आप रूट से निकाल सकते हो। वो उसकी इट्स ए ब्यूटी, ये उसकी सबसे प्लस पॉइंट है। मैम, जैसा ट्रिनिटी जो आपका क्लिनिक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ट्रिनिटी में क्या तरीके की सर्विसेज एक आने वाले पेशेंट को आप देते हो, या फिर आपने जैसे बताया कि काउंसलिंग सेशंस यहाँ पे होते हैं, काउंसलिंग एंड हीलिंग सेशंस, उसके बारे में बताइए। जी, एक्चुअली जब भी मैंने होम्योपैथी शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा स्किन और हेयर के लिए कॉस्मेटोलॉजी भी शामिल करना पड़ेगा। वो शामिल करने के बाद मैंने जैसे आगे देखा कि हर पेशेंट का जो कारण है डिसीज़, वो बहुत ही अंदरूनी है, इनबिल्ट है। कोई भी पेशेंट कोई भी तकलीफ लेके आता है तो द कॉज इज इंटरनल, अंदर से इंटरनल देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट कौन से लेवल पे है? माइंड के लेवल पे है। कोई भी डिसीज आज आपके शरीर में आती है वो माइंड के लेवल में पहले होती है और फिजिक पे आती है। अभी उसका अनुसंधान होम्योपैथी में है, कॉस्मेटोलॉजी से हम ट्रीट करते हैं प्रोसीजर से, पर ये चीज़ पेशेंट को कैसे समझाई जाए, उनको कैसे बताई जाए। जब भी पेशेंट को उसके लिए हम काउंसिल करते थे, उनको अवेयर करते थे और उसके बाद वो दायरे से उनको हीलिंग सेशन देते थे, तो पेशेंट
में एक नए प्रकार की हमको एनर्जी समझ में आई कि ये पेशेंट और ही ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर रहा है और वो सारे दायरे समझ पा रहा है। बिकॉज एनी डिसीज का जो कनेक्शन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, माइंड का रिफ्लेक्शन बॉडी में है। तो इसमें हीलिंग सेशंस का बहुत बड़ा रोल है। और आप मानोगे नहीं, एक पेशेंट है अगर वो एक्ने के लिए भी आ रहा है या स्किन के लिए भी आ रहा है, पर उसको एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है या उसको कॉन्स्टिपेशन, तो वो हीलिंग सेशन में जाएगा तो उसकी हर पैनल में पूरा शरीर अच्छे से उभर के निकलेगा। सो हीलिंग सेशन सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है। हीलिंग सेशंस मीन आपकी साइकिक बॉडी, आपकी जो इमोशनल पेन बॉडी हम बोलते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी, एवरीथिंग पूरा ही उसमें कवर होता है। उसके ट्रीटमेंट के तरीके अलग रहते हैं, वो सेशंस के तरीके, टेक्निक, वो सब बहुत ही डिफरेंट रहती है। मैम बेसिकली अभी जो कोविड का सीजन आया था, मतलब कोविड का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो आर्सेनिक जो था होम्योपैथिक का मेडिसिन है, वो कोविड पेशेंट्स को एक एंटी मेडिसिन की तरह दिया गया। तो बेसिकली कोविड में होम्योपैथिक का एक मेजर रोल है। तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में कि क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं होम्योपैथी के? होम्योपैथी का रोल कोविड में बहुत अच्छा रहा है। वर्ल्ड वाइड इसके स्टैटिस्टिक पाए गए हैं और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कोविड के दौर में और कोविड के बाद होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, उसकी स्वीकृति बहुत बढ़ गई है। उसमें बेसिकली ये जो दवाइयाँ रहती है होम्योपैथी, वो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ा देगी, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको इतना एनहांस कर देगी कि आप कोई भी वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी से ले नहीं सकते। सबसे बड़ा उसका वो रोल है। उसके उपरांत अगर आपके 3, 4, 5 सिम्टम है, उसको कलेक्ट करके आपको जो मेडिसिन दी जाएगी तो वो उसका रोल इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक एंटीवायरल मेडिसिन का भी नहीं रहेगा। बिकॉज होम्योपैथी फंडामेंटली सारे सिम्टम कलेक्शन के बाद ढूंढी गई मेडिसिन का एक साइंस है, वो मैचिंग है, पेशेंट के सिम्टम्स से दवाई के सिम्टम मैच करना। सो इतना इंडिविजुअलिटिक साइंस है। जैसे 10 पेशेंट को फीवर है तो 10 की फीवर की मेडिसिन अलग अलग निकलेगी, क्योंकि वो उनके इंडिविजुअल सिम्टम, उनकी इम्यून सिस्टम, उनकी तासीर, वो सारी चीज़ें देख के बनाई जाती है। सो ऑब्वियसली इसके लिए कोविड में इसका बहुत अच्छा रोल निकल के आया। इम्यून बूस्टर्स निकले, इम्यून सिस्टम बढ़ जाती थी जब भी हम पेशेंट को देते थे अकॉर्डिंग टू कोविड। बहुत सारे मैंने स्टेटिस्टिक मेरे यहाँ पे देखे हैं कि जिन पेशेंट को मैंने इम्यून बूस्टर दिए हैं, अगर 100 पेशेंट को दिए हैं तो 80 तो बच ही गए हैं। ओनली 20 का भी अगर उनको लगा है तो उनका इन्फेक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत जल्दी रिकवर करके बाहर निकल गए। इसीलिए आर्सेनिक जो है वो मैक्सिमम सिम्टम कवर करती है कोविड का, इसीलिए उसको पैंडेमिक रेमेडी डिक्लेयर किया है। स्पेशली अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको काफ़ी प्रमोट किया। मैम अभी जैसा कोविड जो है वो कम होते आ रहा है, तो अभी एज एन डॉक्टर पर्सन आप क्या सजेस्ट करती है या आपकी क्या एडवाइस है लोगों के लिए? कोविड ने एक बहुत बड़ा चैलेंज ह्यूमैनिटी को दिया है। जो चीज़ें हम होलिस्टिक हीलिंग में इतने सालों में बता रहे थे, वो चीज़ कोविड के पीछे समझ पा रहे हैं। होम्योपैथी का बेस ही होलिस्टिक हीलिंग है, जिसमें माइंड, बॉडी, स्पिरिट या सोल को आप समझो। जो चीज़ आम लोग समझ नहीं पा रहे थे, मे बी कोविड के पीछे लोगों में वो रूट तक टच करने की अभी ज़रूरत मैंडेटरी हो गया, क्योंकि उसके बिना आपकी इम्यून सिस्टम ठीक ही नहीं रहेगी। आज जो एक दौर चला था कि आपने सिंपल ये कुछ एलोपैथी ले ली, कॉम्बीफ्लेम खा ली, आप ठीक हो गए। हाँ, टेम्पररी आपको सिम्टम चले जाएंगे पर आपको इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी, इसलिए 8 दिन में वापस आप कुछ दूसरा, ये नहीं तो दूसरा पकड़ोगे। सो ये जो लोगों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आया है। लोग होलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग में बिलीव करने लगे हैं, उस तरफ जाने लगे हैं। बिकॉज नाउ पीपल ऑल्सो रियलाइज के इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे तो कोविड वायरस
हो या कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इंसान को छू नहीं सकता। आज कोविड में भी ऐसा है कि स्ट्रेन्स बदलते जा रहे हैं, कितने कितने वैक्सीन आप निकालोगे, एक स्ट्रेन ए के लिए वैक्सीन है तो स्ट्रेन बी बदल गया, फिर स्ट्रेन सी। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेस्ट है तो कोई भी स्ट्रेन रहा आप टिके रहोगे। सो इसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट मैं बोलूँ हीलिंग सेशंस और पीएलआर और काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ जब भी पेशेंट ये चीज़ों के लिए आते हैं एंड व्हेन दे गेट ए हीलिंग सेशन दे आर वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, एनर्जी वाइज बहुत अपलिफ्ट हो जाते हैं कि उनकी जो डिसीज से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। हम जो रेगुलर मेडिसिन देते हैं उनमें भी रिस्पांस फैक्टर बढ़ जाता है। मैम एक जैसे आपने बात बोली कि लोगों को ऐसा होता है कि नहीं समझ आता है, उनको नॉर्मली कोई फार्मासिस्ट बोलो या फिर कोई ऐड देखकर बोलोगे, ऐसे हो जाता है कि मेडिसिन खा लेते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ भी उनको आराम पड़ गया तो हम लोग रेस्ट कर लेंगे। तो क्या ये चीज़ सही है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक डॉक्टर है, तो आप ये चीज़ लोगों को किस तरीके से सजेस्ट करेंगी कि विदाउट प्रिकॉशंस बोलिए या प्रिस्क्रिप्शंस बोलिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए? क्या रिस्क हो सकता है वो चीज़ का? हाँ, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। देखिए, नहीं लेना चाहिए, उसका कारण है कि आपको लग रहा है आपको बुखार के लिए मैंने ले ली कॉम्बीफ्लेम, चलो मेरे को वापस से बुखार आया, मैं वापस से वही ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। एंड सेम होम्योपैथी के लिए कुछ दिया होगा कभी कोई डॉक्टर ने, सेम चीज़ लग रही है कि फीवर आया तो मैं वही। ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हैं। आपको रेस्पिरेटरी कुछ अंदर इन्फेक्शन हुआ उसके कारण भी बुखार आ सकता है, या पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ उसके कारण भी बुखार आ सकता है। तो वो तो आपको नहीं मालूम है, आपने तो बुखार दबा रहे हैं इनफैक्ट। और मैं बोलूँ हमारे साइंस में, होम्योपैथी में या कोई भी होलिस्टिक साइंस में बुखार को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। आपने वो दबाया तो डिसीज इंटरनलाइज हो जाती है और दूसरे मेजर ऑर्गन्स पकड़ लेती है। इसीलिए डॉक्टर का परामर्श किए बिना अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन किया तो आप समझो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप तभी तो दबा रहे हो पर आप डिसीज को इंटरनलाइज कर रहे हो, दूसरे मेजर ऑर्गन पकड़ने को मजबूर कर रहे हो। इसीलिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। रादर आपको कभी छोटा मोटा हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, उनको 10 सवाल पूछो, इसका कारण क्या है, मेरे को किस वजह से हुआ, बुखार का मेरा रोल कॉल क्या है, मेरा बॉडी क्या बोल रहा है। तो वो चीज़ एक डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में तो सबसे ज़्यादा ये महत्व की बात है कि कोई भी चीज़ होती है उसका रूट कारण क्या है, फ्रॉम माइंड टू बॉडी, और वो डॉक्टर रिकग्नाइज करके आपको बताएगा। वो हमारे काउंसलिंग पार्ट में आता है, हीलिंग पार्ट में आता है। मैम कॉस्मेटोलॉजी भी जो है तो मतलब उसमें ऐसे थे कि स्किन एंड हेयर पे बेसिकली डिपेंड होता है कि इसी के ऊपर हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। तो मशीनरीज जो होती है या एक लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने पेशेंट को सर्व करने के लिए क्या बेस्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो? जी देखिए, इसमें हम हेयर में और स्किन में, पहले मैं हेयर में बताना चाहती हूँ कि हेयर में आप फंडामेंटली देखो तो पेशेंट को क्या, या तो हेयर फॉल रहेगा, या तो डैंड्रफ रहेगा, या तो उसको हेयर लॉस रहेगा। हेयर लॉस माने बाल धीरे धीरे गल रहे हैं और झड़ रहे हैं। तो इसमें 3-4 ग्रेड ऑफ ट्रीटमेंट मोटा मोटी रहती है, जैसे न्यूट्रिशनल थेरापी या मेडिसिन देके उनके बाल का झड़न हम रुकवाते हैं। डैंड्रफ के लिए भी मशीन्स एंड मेडिसिन और एप्लीकेशन हम देते हैं। और रीग्रोथ के लिए, नए बाल लाने के लिए या गंजापन कम करने के लिए हम यहाँ पे हेयर पीआरपी और दूसरी लो लेज़र थेरापी हम करते हैं पेशेंट की। और उम्र के हिसाब से थेरापीज चूज की जाती है, जिसके बहुत बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। अच्छा, सेकेंडली स्किन में यहाँ पे एक्ने का ट्रीटमेंट है, स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग। मेडिफेशियल्स आज की तारीख में बहुत ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं। सब लोगों को अभी सलून में नहीं जाना रहता है, उनको क्लिनिक बेस्ड चाहिए। और इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सलून में जाएंगे तो 2-3 दिन में आपका फेस वैसे के वैसे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक सिर्फ अच्छी फीलिंग है, फील गुड फैक्टर है, आपके स्किन में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। ऐसे मेडिफेशियल्स जो क्लिनिक लेवल पे होते हैं उसमें पूरा ही मशीन बेस्ड
रहता है। आज उसमें RF यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ किए जाते हैं। जो गैजेट यूज़ किए जाते हैं वो आपके स्किन के अंडर लेयर में रेक्टिफाई करेंगे, कोलेजन फॉर्मेशन करेंगे, तो आपकी एजिंग और स्किन ग्लो में बहुत फ़र्क पड़ता है और उसका इफेक्ट 3 वीक्स to 4 वीक्स रहता है। वो बहुत डिस्टिंक्टली हर पेशेंट हमारे यहाँ बोल के जाता है। सो एक मेडिफेशियल है जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है टू मेंटेन स्किन, और छोटी छोटी चीज़ों पे रिंकल्स के लिए, ग्लो के लिए, ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो प्रोसीजर्स। उसके अलावा पिल्स है, कार्बन लेज़र फेशियल्स है जिसको सेलिब्रिटी फेशियल बोलते हैं, मोल ट्रीटमेंट है, लेज़र हेयर रिमूवल जो यंग जनरेशन को आजकल बहुत ही लगता है, दे वांट के रिमूवल चाहिए, एक रिडक्शन चाहिए, हेयर रिडक्शन चाहिए, तो अनवांटेड हेयर रिडक्शन का भी ट्रीटमेंट होता है। और उसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन, मेलिस्मा, ये जो बहुत जटिल चीज़ें होती है 40-45 के बाद, सन टैन मेल में या फीमेल में, तो उसके लिए भी लेज़र या तो फोटोथेरापीज होती है। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं स्किन में जो यहाँ पे किए जाते हैं विथ प्रोसीजर, मेडिसिन एंड एप्लीकेशन।